माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन 161 61 श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर। प्रश्न क्रमांक 61। माननीय मंत्री महोदय, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण इलाके और विशेष रूप से विमुक्त जातियों पीवीटीजी के मातृ मृत्यु दर एमएमआर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और दूर दराज के इलाकों में अस्पताल तक पहुंचना न होना इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। प्रश्न मेरा सरकार से प्रश्न है, सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत कई योजनाएं चला रही है, लेकिन आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण, आदिवासी और विमुक्त जातियों की महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना लाने पर विचार कर रही है? क्या सरकार इन क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सुविधा और पोषण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को ये सूचित करना चाहती हूँ कि जहाँ तक एमएमआर का विषय है और आईएमआर का विषय है, भारत ने दुनिया के तुलना में बहुत बेहतरीन प्रगति की है। जहाँ पिछले 30 वर्षों में 1990 से लेकर 2020 के बीच में ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन फॉर एमएमआर 42% रहा है, वहीं भारत के अंदर ये 83% तक पहुंचा है। और इसके साथ ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सर, ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 55% रहा है, लेकिन भारत में इसकी गिरावट की दर 69% रही है। और ये सब संभव हुआ है जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स चलाए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जहां हम राज्य सरकारों को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। महिलाओं के और बच्चों के हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना, ये इस पूरे हमारे कार्यक्रम का फोकस रहता है। और इसमें हम जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाते हैं जिसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हमें बेटर हेल्थ आउटकम्स मिल सके और एमएमआर आईएमआर में डिक्लाइन हो। जो प्रश्न स्पेसिफिकली माननीय सदस्य ने आदिवासी या दूर दराज के इलाकों के लिए उठाया है, उसके संबंध में मैं उन्हें सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे स्पेशल आउटरीच कैंप्स चलाए जाते हैं, जिसमें मोबाइल मेडिकल टीम्स भी इन दूर दराज के इलाकों में जाती हैं और जहां हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं। उन्हें तमाम जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो सुविधाएं उनको देने की कोशिश करते हैं। और उसमें बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं जो कई बार हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि हम एमएमआर और आईएमआर को कम कर सकें और मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ आउटकम्स को हम इम्प्रूव कर सकें। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक दुर्गम और गंभीर बीमारी है जिसमें नसों और मांसपेशियों का आपसी संपर्क टूट जाता है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली दुर्लभ बीमारियों में से एक है। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण बनने वाली इस समस्या के शिकार लोगों के लिए जीवन के सामान्य कामकाज कहीं कठिन हो जाती है। ये दोनों बीमारी न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए जीवन भर का संघर्ष बन जाती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए और ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी जैसी बीमारियों में पीड़ित बच्चों के इलाज की समस्या बेहद गंभीर है। ये बीमारियां 5 वर्ष से के कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके उपचार के लिए उपलब्ध जीन थेरेपी और अन्य दवाइयां अत्यंत महंगी है, जिसकी लागत 2 से 3 करोड़ प्रति वर्ष प्रति बच्चा तक पहुंच जाती है। इतनी महंगी दवा के कारण एक सामान्य और गरीब परिवार के बारे में सोच नहीं सकता और उपचार के
अभाव में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मेरा मंत्री से प्रश्न यह है, क्या सरकार जीन थेरेपी और SMA, DMD जैसी बीमारियों के लिए सस्ते इलाज उपलब्ध करने हेतु कोई विशेष योजना लाने पर विचार कर रही है, और इसके लिए NHM के तहत एक समर्पित रेयर डिसीज ट्रीटमेंट फंड बनाने की कोई योजना है क्या, जिससे जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता मिल सके? माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह कर दूं, सभी नए पुराने अनुभवी आप अगर लिखकर भी लाए ना प्रश्न पूछने के लिए, तो संक्षिप्त में लेकर आए, और माननीय मंत्रीगण से भी अपेक्षा रहेगी वो उनका संक्षिप्त में जवाब देते हैं, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन ले सकें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है ये मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ आउटकम से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो रेयर डिजीज के मेडिसिन को लेकर है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ सदस्य को इतना ही बताना चाहती हूँ कि रेयर डिजीजेस के लिए हमारा अलग एक कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी जो बजट आया उसमें हमने 36 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन हैं जिसमें कुछ रेयर डिजीज की भी दवाएं हैं जिनको हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया है। लेकिन और जो इनके सवाल हैं, जब आप अलग से मेरे साथ बैठेंगे तो रेयर डिजीज पे भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये इससे संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी थोड़ी बताएं, ये सारे सदन की चिंता है। नहीं, तो पहली बात तो ये है कि मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उससे ऐसी ध्वनि हाउस में आई कि जैसे ट्राइबल एरियाज में मैटरनल विषयों पर और एंटीनेटल चेकअप्स पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग और जो सभी प्रदेश हैं वह सब दोनों एक साथ मिल करके इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके बारे में हमारे मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारे जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, और IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी है, ये ग्लोबल डिक्लाइन से कहीं ज़्यादा है, यानी दुगने से ज़्यादा हमारा डिक्लाइन है। और ये मल्टी इंटरवेंशंस के कारण ये हम कर पाए हैं। इसमें जैसे ट्राइबल एरिया की उन्होंने बातचीत की, तो बीजापुर, कोंटा, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, ये सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, उड़ीसा के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, इनके भी अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे, हेल्थ के पैरामीटर्स, तो जो MMR है, IMR है और अंडर 5 मोर्टेलिटी है, वह उसी तरीके से डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए यह ध्वनि नहीं जानी चाहिए कि ट्राइबल एरिया इसमें का ध्यान नहीं रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जब हम बात करते हैं इनॉक्यूलेशन की, तो हमारे लद्दाख के इलाके, जो दूर इलाके हैं, वहाँ से लेकर के ये गढ़चिरौली से लेकर के बस्तर से लेकर के ये सारे उसके दायरे में आते हैं, और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ करके वहाँ तक काम को पहुँचाते हैं। श्रीमती शांभवी चालू है माइक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे सरकार का और बधाई देंगे कि उनकी प्रयासों और योजनाओं के वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम होके 33 पर लाख लाइफ बर्थ पे आ चुका है। हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सर्वाइकल कैंसर की ओर, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का एक बहुत बड़ा वजह है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए हो चुकी है। वित्त मंत्री जी ने भी अपने 2024 के बजट के भाषण में कहा था कि HPV, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है, उसको राष्ट्र प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि सर्वाइकल कैंसर से आज लगभग 20% महिलाओं की मौत हो जाती है, और ये WHO ने भी ये कहा है
कि अगर एचपीवी वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा तो उससे लगभग 16 गुना आर्थिक लाभ देश को होगा। मेरा प्रश्न ये है कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब तक इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है और वंचित शोषित वर्ग से आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं उसमें हमारी सरकार ने जो भी हमारी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जो चिंताएं माननीय सदस्य ने व्यक्त की हैं, हम उससे पूरा सरोकार रखते हैं और एचपीवी वैक्सीन को लेकर अभी सरकार तमाम प्रकार के चिंतन मंथन कर रही है। ये प्रक्रिया में है। जैसे ही इसके संबंध में कुछ तय होगा हम सदन को सूचित करेंगे। और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये इस विषय से संबंधित नहीं है, इस पर हम अलग से बैठ के बात भी कर सकते हैं। श्री केशव वेणुगोपाल। Thank you, Speaker, sir. Through you, I would like to invite the attention of Honorable Experienced Minister and Learned Minister on a serious matter, sir. For we have so many schemes. For example, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram. In my constituency, sir, last 2 months before one incident happened. That's why I bring into your notice that serious issue. One daughter of one named Anish, unka daughter, his wife has been delivered a newborn child with serious problems. The mouth cannot be opened. She cannot raise her hands. Basically, she is not in a position to live. When the issue came into the media, public, everywhere, but during the pregnancy period, 4 times doctors advised to go for scanning. They done scanning. The scanning didn't find out any problem for this lady. Then why it has happened? This is the question. All over Kerala, that question arises. Government is giving fund. Enough fund is giving. She treated in the government hospital also. The problem is that either they are not caring much or there is a nexus between the hospital and the scanning centers. Proper, this is not happening. This is become now that child is in a critical Honorable condition. Member, please. Critical condition. My question to the minister, whether the minister has to put up any strong mechanism to monitor these schemes are going to benefiting on proper way to the concerned people. This one. As I told that we have got a very robust system of monitoring, and that is why, because of that, the results, as said, that is better than the global outcomes. Honourable member has talked about his individual case. I don't know about that individual case, but certainly, if you can give me in writing, I'll get it inquired, go into the details of it, and see what rectification can be done by the state government, state health department, because the execution part is with the state department. So I'll discuss with them. You give me the details of that case. I'll inquire into the matter. Question number 6262, श्रीमती लवली आनंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर बोल दो पहले तो। 62, आप तो अनुभवी हो। 62 ये है कि विगत सभापति किया है। हाँ, माननीय सदस्य पूछें। ये है कि विगत 5 वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार की उर्वरकों की अधिक खपत वाले बिहार जैसे राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गौ है कि क्या सरकार आयातित उर्वरकों की कीमत कम होने के कारण देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक नहीं है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 7 अक्टूबर से को 2014 में हम लोगों ने 6 नए फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाने का निर्णय किया, जो 4 पब्लिक सेक्टर में थे, 2 प्राइवेट सेक्टर में थे। एक रामागुंडम में जो तेलंगाना में, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी में, एक बरौनी में, और जो प्राइवेट है वो राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से लगभग हर एक उर्वरक में, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की कैपेसिटी में लगभग 12 लाख मेट्रिक टन बढ़ाने का हम उसमें उसकी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के 76 लाख मेट्रिक टन 6 न्यू प्लांट्स में बढ़ा, और 2014 में हमारी जो कैपेसिटी थी वो 225 लाख मेट्रिक टन थी। इसी बीच में गैसिफिकेशन के माध्यम से भी और एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए इन्हीं प्लांट्स की कैपेसिटी को 20 से 25 लाख मेट्रिक टन और बढ़ाया गया, और अब हम 315 लाख मेट्रिक टन के हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने उसमें। जहां तक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को लगाने का सवाल है, ये कंजम्पशन के बेस पर नहीं होता, ये वहाँ के रॉ मटेरियल और उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका ध्यान कम दिया गया था, इसलिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ ये सारे के सारे प्लांट्स लगे हैं, और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी और उसकी आवश्यकता होती है हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं आप? जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि सीजन के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन ब्लैक से खेती के लिए उर्वरक खरीदना पड़ता है। अब समय पर स्टॉक कैसे किसानों के पास पहुंचे, ये व्यवस्था की गड़बड़ है। सरकार कंपनी को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनी खाद निर्माता को उर्वरक किसानों के पास पहुंचा देने की जिम्मेवारी है, किंतु उर्वरक निर्माता रेलवे ट्रैक से खाद आगे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं से डीलर या स्टॉकिस्ट को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक भी समय से नहीं आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? ये क का है, ख का है कि बिहार में खाद विशेषकर यूरिया की किल्लत और ब्लैक का मुख्य कारण बिहार का नेपाल से बॉर्डर सटा होना है। आसानी से खाद डीलर बिहार से नेपाल यूरिया का सप्लाई कर देता है और यहाँ पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधा डीलर पर होती है, किंतु गाड़ियों और ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, बिहार में शराबबंदी है वहाँ। मंत्री जी प्लीज। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिल करके डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, एरिया वाइज तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब, कहाँ, कितने, कब पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और इसका डिजिटाइज्ड होता है, इंटीग्रेटेड डिजिटाइज्ड बेस्ड सिस्टम है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें टाइम पर मॉनिटर होती रहती हैं। जहाँ तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अननेसेसरली ये क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है और वो इंश्योर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि समय पर खाद किसानों को मिल जाए। श्री दिनेश चंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार नैनो यूरिया एवं अन्य उर्वरक लिक्विड बना रही है और खाद निर्माता कंपनी किसानों को नैनो फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है। लिक्विड खाद का इस्तेमाल स्प्रे द्वारा ही हो सकता है और सरकार का स्प्रे के लिए ड्रोन पर फोकस है। अब किसानों को परेशानी यही शुरू होता है सर कि क्योंकि ड्रोन से बड़ी खेती में स्प्रे तो हो सकता है, किंतु मेरे बिहार राज्य में छोटे छोटे किसान है जिसको 5 कट्ठा 10 कट्ठा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघा जमीन है
उसमें ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता, फिर किसानों को छोटे स्प्रे मशीन चाहिए, तो क्या सरकार बिहार में किसानों को स्प्रे मशीन के खरीद के लिए सब्सिडी देने पर विचार रखती है? और लिक्विड उर्वरक निर्माता कंपनी नैनो खाद के फायदे के लिए बिहार में कोई जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, उसे भी किसानों को उसके फायदे की जानकारी देने के लिए कोई कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार उस कंपनी पर दबाव देगी क्या? सबसे पहली बात तो यह है अध्यक्ष जी की सरकार नैनो का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करती है, प्रेरित करती है। हम प्रेरित करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन से ये अलग से क्वेश्चन करें ड्रोन के बारे में और स्प्रे के बारे में, तो उसके बारे में हम उत्तर देंगे। ये मेन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है। जहाँ तक एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार खाद के बारे में चर्चा होती है, यूरिया जो हम 266 रुपीज़ MRP 45 kg का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपये, यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 kg पर दे रही है। DAP जो 1350 पर हम दे रहे हैं। यूरिया की रेट भी बता दो इनको है? यूरिया का बैग कितने रुपए देते हैं? यूरिया का 45 kg का कितने रुपए में देते हैं? 266 रुपीज। जयप्रकाश 266 रुपए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जयप्रकाश जी उस दिन कह रहे थे कि 1300 रुपए का देते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 300 रुपए कम में देते हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं 268 में। नौ यूरिया के बारे में बात कर रहे थे। तीसरी बात DAP 1350। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपए MRP 50 kg बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज पर बैग पड़ती है, यानी 1650 रुपए प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है DAP के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। श्री आनंद भदौरिया। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पिछले दिनों हमारे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत रही। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि आगे यूरिया की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी? मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और पहली बात बताना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय, हमारे सदस्य, कि कभी भी किल्लत नहीं रही, कभी भी किल्लत नहीं रही। किल्लत, मेरी बात सुनिएगा और आपकी मदद मैं चाहता हूं, आपकी मदद मैं चाहता हूं। किल्लत क्रिएट की जाती है, किल्लत क्रिएट की जाती है कुछ जो मार्केट को इंटरवेंशन करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप हमसे पता कीजिए, मंत्रालय से पता कीजिए। रेक्स जिस दिन तय किया है उस दिन पहुंचता है, लेकिन अननेसेसरली क्रिएट करके कुछ लोग उसमें से मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिव होना चाहिए और आप सांसदों को हमारी मदद करनी चाहिए कि पब्लिकली इन चीजों को लड़ा जाए। श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं कि पिछले कई वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ने के बावजूद हमारे किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ जहां पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत प्लानिंग के साथ ये तय किया जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कहां कब खाद पहुंचनी चाहिए। मेरे सर केवल एक सवाल है, उसके दो भाग हैं कि सेल्फ रिलायंट की जब हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल तो हम विदेशों से लाते हैं, तो हम सेल्फ रिलायंट इसमें कैसे बन सकते हैं? और ये जो कहा कि बीच में मुनाफाखोरी करने की वजह से मार्केट में कमी आती है या खाद नहीं पहुंच पाती, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कृपया उसके बारे में अवगत करवाएं। भारत सरकार
प्रदेश सरकार को समय समय पर चेताती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इन बातों को इंश्योर करते हैं कि मार्केट सही रेट पर उनको डीएपी मिल सके। IB ईडन जी। Sir, the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited is a pioneer institution in the country which produces fertilizers and chemicals. It was established in 1943, right before the pre-independent movement. Sir, my specific question is, this particular institution has been a backbone of the farmers of the country, and many times it has come to loss. But for the last 4 years, we have made consecutive 4 years, we have made profit. So for the last 1 year, we don't have a CMD. CMD is not appointed. When there was a CMD, the institution went on very well. Also, sir, what measures have been taken before the previous minister had promised a nano urea plan for the FACT. So will the measures be taken to implement the new nano urea plant? And sir, will the CMD be appointed very soon? Because it's a very critical unit which has been making profit for the country and providing a lot of fertilizers and chemicals to the farmers. Sir, certainly he's talking about a particular unit. I'll look into the matter and see what we can do. Certainly we'll do it. And as far as the nano unit, establishing a nano unit is concerned, please give me it in writing. The department will examine it. Question number 63 से अनूप संजय दोत्रे। क्वेश्चन नंबर 63। अध्यक्ष महोदय, क से ड प्रश्नों का उत्तर का विवरण पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मोदी जी के, भारत सरकार के आभार मानता हूं कि जिन्होंने बजट में कपास के किसानों के लिए, कॉटन रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही हाइब्रिड सीड्स की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा बजट रखा है। साथ ही साथ जो एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है जिससे किसानों को, कपास के किसानों को एक अच्छी राहत मिलेगी, वो निर्णय है कि कपास के नीटेड फाइबर पे 10% से 20% कस्टम ड्यूटी की गई है, जिससे टेक्सटाइल और किसानों को अच्छी राहत मिलेगी। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, जो एक अच्छा FPO चलाते हैं, सोयाबीन की रिसर्च के लिए अच्छा काम करते हैं। उनसे मेरा प्रश्न है कि मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स के एक्सपोर्ट के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, मेडिकल प्लांट एक्सपोर्ट का डेटा आयुष मंत्रालय संकलित नहीं करता है, बल्कि DGFT इसको संकलित करता है और उनके पास ही वो रहता है। लेकिन उनके अनुमान के अनुसार लगभग 4000 करोड़ का मेडिसिन प्लांट का नियमित निर्यात है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया, जब से ये मेडिसिन प्लांट का जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें 17 से 18% से उसमें वृद्धि वहाँ पर आई है और इस मेडिसिन प्लांट लगभग बहुत सारे देशों में भी वहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। मेरा दूसरा प्रश्न है, द डिटेल्स ऑफ एनी कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ हर्बल प्लांट्स एंड मेडिसिन्स। अध्यक्ष महोदय, लगभग पिछले 10 सालों में 5 देशों के साथ में हमारे एक्सपोर्ट के और मेडिसिन प्लांट का संवर्धन करने के बारे में MOU भी साइन हुए हैं कि जिनका नाम है वियतनाम, बांग्लादेश, साउथ टाउन प्रिंसिपी, इक्वेटोरियल गिनी, त्रिनाद और टोबैगो इत्यादि देशों के साथ में हमने MOU करके हमारे जो मेडिसिन प्लांट है, जैसा कि हमारे देश में भी हम उसका संवर्धन कर रहे हैं, तो बाहर के देशों में साथ में भी संवर्धन करने के लिए ये देशों का भी हम सहकार्य लेके, उनकी मदद लेके वहां पर भी काम किया जा रहा है। श्रीमती शताब्दी राय।
सर, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट हिसाब से 30% मेडिसिन फेक और डुप्लीकेट है। इसके लेके ये रिपोर्ट आने के बाद भी मंत्रालय क्या स्टेप लिया, इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, ये जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर है वो सभी दुकानों से सैंपल लेते हैं और हमारी स्टेट की जो लेबोरेटरी है वो लेबोरेटरी में भी वहां पर दिया जाता है और कुछ गैर कानूनी मिलने के ऊपर उन पर कार्रवाई भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6464 श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकुर। प्रश्न नंबर 64। ऑनरेबल मैम, सदन के पटल पर उत्तर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत मरीजों को गंभीर बीमारी के कारण निजी अस्पतालों में भर्ती होने के पश्चात यदि ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए कार्ड को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूव की आवश्यकता होती है। कई बार ऑपरेशन की अति आवश्यकता होने पर अस्पतालों द्वारा मरीजों से पैसे लिए जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं या कहीं से इंतजाम कर सकते हैं उसका ऑपरेशन हो जाता है, परंतु कई मरीजों पैसों के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। आपके माध्यम से मुझे मंत्री से जानना है कि ऐसे समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं इस स्कीम के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूं। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 2018 में लॉन्च हुई, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। जब ये शुरू हुई तो इसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर एक फैमिली को 1 साल के लिए देना तय हुआ। 55 करोड़ लोग, 12 करोड़ 37 लाख परिवार इसमें जुड़े और 55 करोड़ लोगों को, यानी भारत की 40% की आबादी को इस हेल्थ कवर के अंदर कवर किया गया। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि फिर 2019 में इसमें 37 लाख आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स उनको भी जोड़ा गया। और 29 अक्टूबर जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी तो उसमें 6 करोड़ सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के लोगों को जो जोड़ा गया। कुल मिलाकर के 61 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी तक 8.59 यानी 8 करोड़ 60 लाख हॉस्पिटल एडमिशन्स हो चुके हैं, यानी लोगों को हॉस्पिटल में 8 करोड़ 60 लाख लोगों को राहत दी गई है। और 1.19 लाख करोड़ की ऑथराइजेशन यानी 1.19 लाख करोड़ रुपए जो गरीबों के इलाज के लिए खर्च हुआ है और उनकी जीवन को बचाने का काम हुआ है। जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा कि इलाज में दिक्कत आती है, ये मांगा जाता है, वो मांगा जाता है, आयुष्मान भारत की स्कीम में सब कुछ फ्री है। जो इंटरवेंशंस 1961 सर्जिकल इंटरवेंशंस की व्यवस्था है। 30,000 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं और 30,000 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में 1961 सर्जिकल इंटरवेंशंस की व्यवस्था है, which includes bypass surgery, which includes chemotherapy, which includes radiotherapy, which includes other सर्जिकल इंटरवेंशंस जो किए जाते हैं। उसमें ये घुटने, नी ट्रांसप्लांट से लेकर के ये सारी व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। अगर कोई स्पेसिफिक इनके पास कोई केस है तो ये जरूर हमारे ध्यान में लाएं, उसको
जरूर हम स्टेट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके डिस्कस करेंगे। माननीय सदस्य, आयुष्मान भारत के तरह कई निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा देरी से भुगतान के कारण इलाज के लिए इनकार की जा रही है। इस समस्याओं को हल करने और इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र के द्वारा कहीं किसी के साथ भी पैसे को पहुंचाने में कोई देरी नहीं की जा रही है। हमारे 3 किस्म के फंड्स हैं। एक है जो स्टेट एश्योरेंस पर चलता है, दूसरा है जो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से जाता है, और तीसरा डायरेक्ट तरीके से भी जाता है। कि जहां पर स्टेट का जो शेयर है वो कभी कभी नहीं आ पाता है, इसलिए उसके कारण दिक्कत आती है। लेकिन भारत सरकार सजग रहती है और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के पैसे का भुगतान डिजिटली टू द हॉस्पिटल टाइम पर किया जाता है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. I would like to know whether the government has plans to include economically poor persons in addition to BPL card holders under the Ayushman Bharat Yojana, the steps taken to address the shortage of doctors, resources and infrastructure, and the number of hospitals currently empaneled under the scheme, state-wise data, and also, does the government have any plans to strengthen the infrastructure, facilities, and the doctors' availability, specialists in particular, to reduce burden on the prestigious AIIMS and NIMHANS institution? Thank you, Speaker, sir. May I know your first question? What was? Whether the government has plans to include economically poor persons other than the BPL card holders, sir. ये BPL कार्ड होल्डर को नहीं दिया जाता। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत जिन लोगों का चयन हुआ है, जिसकी संख्या मैंने बताया कि 12 करोड़ 36 लाख 37 लाख जो परिवार हैं वो इंक्लूड किए गए और उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। बाय प्रोफेशन भी, जैसे मैं कई बार बताता भी हूँ, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बार्बर, हमारे शूज बनाने वाले, ऐसे बाय प्रोफेशन भी लोग, रैग पिकर्स, ऐसे गरीब लोग जो कभी भी हॉस्पिटल के दर्शन करने से भी दिक्कत में आते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, इनको आयुष्मान भारत में ये फैसिलिटी दी जा रही है। श्री मनिकम टेगोर। Sir, thank you, sir. The Jan Arogya Yojana is an important program, but it's alarming to know from the reply from the Honorable Minister that 1,114 hospitals are involved in the fraud, and the penalty for 1,504 hospitals has been levied. Suspension of 549 hospitals are there. Can the minister share the state-wise list of the hospitals which are on these 3 categories? And can the minister provide the list of the hospitals in Tamil Nadu, which is in that list of fraud and suspension and penalty hospitals? Thank you, sir. I would elaborately give the answer accordingly. For this Ayushman Bharat, we have got National Anti-Fraud Unit, NAFU, and we have got states anti-fraud units. And for that, we always identify the suspicious cases. Here I'd also like to share with the honorable member that we have got 57 triggers for detecting fraud. 44 are rule-based. For example, if a patient goes for a bypass surgery, he has to stay in the hospital for 10 days. That is the rule. If he is discharged after 3rd day, then something suspicious is there. This is called rule-based. So rule-based, there are 40 triggers which digitally comes to us, and this is the methodology. The same way, the artificial intelligence and machine learning, there are 13 artificial-based and machine learning triggers which work. We have got image analytics. For example,
if a seizure has been done, a procedure has been done, the same photograph is given for another patient also. So that is also detected. So image analytics are there, 4 types of image analytics are there, image classification is there, optical character recognition is there, and deep learning process is also there. Having said that, this is a continuous process because there are people in the market who try to develop new types of frauds. And we also develop digitally new types of triggers to see to it that the fraud is detected and action is taken. And as you also mentioned that we have taken action against 1,114 hospitals. Penalty of 122 crores have been done. This is not a small amount. 122 crores is the penalty which has been enforced. Suspension of 549 hospitals. 9 doctors have been suspended. So, this is about a particular state. As you have asked about Tamil Nadu, I'll give you a separate answer on this. क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 श्री डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। क्वेश्चन नंबर 65 सर। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदया ने मुझे स्पष्ट और विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रश्न है कि मिशन पोषण 2 के अंतर्गत कौन सी तकनीकी प्रगति की गई है, कृपया बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षमता और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है और आंगनवाड़ी को और सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए इसके इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए मिशन पोषण 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के तहत, जिसमें कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण वितरण और ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष, जिसमें 40,000 करके प्रतिवर्ष उसमें सैंक्शन के लिए है, लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का हमने सैंक्शन किया और उसको उन्नत बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में उसमें वाईफाई इंटरनेट के साथ साथ LED स्क्रीन, उसके साथ ही साथ पोषण वाटिका, उसमें टॉयलेट की सुविधा हो, अन्य उसमें पेयजल की सुविधा हो और उसके साथ बच्चों के संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण उपकरण आदि भी हमने शामिल किया है। तो कई ऐसे इंटरवेंशन जिसके माध्यम से पोषण 2.0 के माध्यम से, ताकि बच्चों को, हमारे बच्चे सिर्फ पोषण ही नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान देते हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को हम इसके माध्यम से लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सप्लीमेंट्री। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में क्या अन्य मंत्रालयों से सहयोग लिया जा रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, तो आंगनबाड़ी के निर्माण में कई मंत्रालय इसमें शामिल है और ऐसे भी जो आंगनबाड़ी हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय लगभग 18 मंत्रालय के कन्वर्जन के साथ चलता है और उसमें विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए मनरेगा के तहत, 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग किसी अनाबद्ध राशि के तहत और 2 लाख रुपए हम प्रति आंगनवाड़ी विभाग के माध्यम से देते हैं ताकि उसके आधारभूत संरचना का विकास हो। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान यानी PM जनमन के तहत 18 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ये योजना है। इसके माध्यम से भी हम
2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का इसमें निर्माण होना है, जिसमें अभी तक हमने 2000 आंगनवाड़ी केंद्र 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हमने दिया है और उसमें से 1001 आंगनवाड़ी उसमें कार्यशील भी है और जिसके तहत लगभग हम देखें तो 22,800 लाभुक उसमें लाभान्वित हो रहा है। उसके साथ साथ एक प्रधान धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के माध्यम से भी 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित किया जाना है, सक्षम बनाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो आंगनवाड़ी और 6000 है उसको भी सक्षम बनाना है। तो इस तरह हम कई विभागों के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं और ताकि उसका लाभ सही ढंग से लोगों को मिले। श्री चंद्रशेखर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ मिले उस दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर या आसपास सरकारी स्कूलों में या पंचायत की भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाएं, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में व मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित हैं और आगामी हमारी सरकार का क्या लक्ष्य है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका ये मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए। तो उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती है और पोषण वाटिका के साथ साथ बेहतर उसमें आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे हैं और बच्चों के जो ईसीसी की जो हम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी हम एक एलईडी स्क्रीन देते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक तौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके तहत राज्य सरकार से जो हमारे पास अभी प्रस्ताव आए 2 लाख का हमने स्वीकृति दिया है और उसके तहत बहुत लगभग 15,000 से ज़्यादा
सक्षम बन चुके हैं, जहां पोषण वाटिकाएं भी हैं और अन्य जगहों पे भी। अगर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अगर जगह नहीं है तो हम ये राज्य सरकार से कहते हैं कि वो दूसरे जगह भी कोई भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि है वहां पर भी वो पोषण वाटिका बनाए, ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी साग सब्जियां भी वो खिला सके। सुश्री मिताली बाग, महिलाओं का विषय है। আমার প্রশ্ন যে মহাশয়, আমার লোকসভা কেন্দ্র আরামবাগ, যেহেতু আমি একজন আইসিডিএস কর্মী থেকে আমার এই সংসদ ভবনে আসা, মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে 40,000 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারকে আপগ্রেডেশন করা হয়েছে এবং সব মডার্ন করা হয়েছে। তো যেখানে পুষ্টির বরাদ্দ এত কম, একটা মায়ের জন্য পুষ্টির বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা এবং একটা শিশুর জন্য 1 টাকা 4 পয়সা, সেখানে কিভাবে গুণগত, আজকের বাজার দর যেভাবে আগুন হয়ে গেছে সেভাবে কিভাবে আমরা পরিপূরক পুষ্টি প্রদান করতে পারি? তাছাড়া ম্যাডাম স্যার আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে, আমরা বলতে পারি যে আজকে যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত তথ্য পোষণে আপডেট করতে হচ্ছে। পোষণ যে অভিযান চালিয়েছে সেটা আমার মনে হয় পোষণ অভিযান না চালিয়ে যদি পুষ্টির অভিযান চালাতো তাহলে আগামী দিনে ভবিষ্যৎটা আরো উজ্জ্বল হতো। এই পোষণ অভিযান এত ক্রিটিক্যাল, কারণ নেট পাওয়া যায় না এবং প্রতিটা মুহূর্তে আমরা আপডেট দিতে, আমরা যারা হেল্পার এবং ওয়ার্কাররা আছে তারা। अध्यक्ष आप कंक्लूड करें, क्या पूछना चाहते हैं? एक मिनट, क्या पूछना? प्रश्न पूछे आप, उत्तर হচ্ছে भाषण नहीं देते हैं। আমার প্রশ্নের উত্তর যে आप प्रश्न पूछा करें, भाषण नहीं। আমার প্রশ্ন হলো যে বর্তমান যুগে যেভাবে জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আগুন হয়ে যাচ্ছে, এত কম পয়সায় কিভাবে পুষ্টি বরাদ্দ করা যায়, কিভাবে পুষ্টিটা দেওয়া যায়? ओके मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम जैसा शुरू में ही हम कहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से हम मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ताकि बेहतर सुविधा जो 10 करोड़ लाभार्थी हैं उन तक मिल सके उसके लिए कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी 2023 में जो नॉर्म्स है, बच्चों को कितनी कैलोरी देना है, तो उस तरह एक नॉर्म्स बना। उसके तहत अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उन्होंने घोषणा भी किया है। तो बिल्कुल ये जो चिंता आपकी है ये चिंता सरकार की भी है और हम चाहते हैं कि जो बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें मिल सके, तो इस बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है। आने वाले समय में जो आपकी चिंता है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि आप चूंकि पश्चिम बंगाल से आती हैं तो दीदी के एक बार আপনাকে বলতে হবে যে স্কিম যেগুলো চলছে একটু স্কিম ওইটাতে একটু ফাস্ট করতে বলবেন। অনেক স্কিমের নাম চেঞ্জ করে সে চেঞ্জ करके वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पंडोले। क्वेश्चन नंबर 66। ऑनरेबल मंत्री जी, कल पर रखा गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी ये बताने की कृपा करें, क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को 2022 तक कुपोषित मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? यदि हाँ तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा दे और तथा उक्त अभियान को पूरा करने के लिए आई कठिनाई का ब्यौरा दे। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पे नियंत्रण करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत भंडारा गोंदिया जिले में अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा दें। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी प्रणाली को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के तहत हम सुपोषित भारत, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें, कुपोषण की बात आपने की, 2018 में पोषण अभियान का आरंभ किया गया और ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत
लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, जिसके तहत हम जो कुपोषण है ये एक दिन का नहीं, ये कई ऐसे इसके लिए हमें हस्तक्षेप करने पड़ते हैं तभी ये ठीक हो सकता है। तो उसके तहत हमने जो पोषण अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यक्रम हुए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए, चूंकि खान पान के साथ साथ जागरूकता भी बड़ी चीज है, उनको हम कैसे उनके बिहेवियर चेंज के लिए भी हम जागरूक करते हैं। और उसके साथ साथ लगभग कुपोषण की समस्या को से निपटने के लिए सामुदायिक सहभागिता, लाभार्थियों के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। और अभी तक अगर देखें तो लगभग 13 करोड़ गतिविधियां हुई है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन तक जो हमारे 10 करोड़ लाभुक हैं, बच्चों की हम जो सैम और मैम बच्चे हैं उनको हम THR के माध्यम से और उनको हॉट कुक मिल के माध्यम से उनको हम खाना देते हैं। माननीय सदस्य, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पे है, जो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। भारत का GHI स्कोर 27.3 है, जो पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है। हालांकि भारत की रैंकिंग पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84 से पीछे है। हम इस वास्तविकता में हम क्या कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहां पर भारत पड़ोसी देश भी भारत से कहीं आगे हैं और मेड़घाट जैसे क्षेत्रों को सुधार कर सकते हैं, उनको न्याय दे सकते हैं, वहां का जो कुपोषित बालक है उनको मदद कर सकते हैं, जहां पे आए दिन काफी डेथ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम NFHS की डाटा को अगर हम देखें तो NFHS 4 के अनुसार जो बच्चों में ठिगनापन 38.4% था, अभी बढ़कर वो NFHS 5 में लगभग 35.5 हुआ है, यानी वो घटा है। उसी तरह से वेस्टिंग का भी देखें तो उसमें भी 35 से 32 हुआ है और दुबलापन में भी 21 से 19 हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारा पोषण ट्रैकर का डेटा है, पोषण ट्रैकर के माध्यम से भी अगर हम देखते तो बहुत ही ज्यादा इसमें बदलाव हो रहे। जो डेटा है पहले की अपेक्षा अभी धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और इसी तरह से जो इनके घटक है निश्चित रूप से इसमें हमें सुधार दिख रहा है और इसके अलावा विभाग के माध्यम से भी कई हस्तक्षेप किए जा रहे हैं ताकि जो लक्ष्य कुपोषण मुक्त भारत का है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सके और उसके लिए निरंतर विभाग के माध्यम से, हेल्थ विभाग के माध्यम से मिलकर हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें हमको जल्द लाभ मिलेगा। श्री राहुल कसवा, समय हो गया पर पूछ लो शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर 33 साल पहले इस देश के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस होने शुरू हुए और मैम 33 साल के पश्चात भी स्टंटिंग, अंडरवेट एंड वेस्टिंग कंट्री में उस पैमाने पे नहीं हम कम कर पाए जितना हमें सोचना चाहिए था। और साथ ही साथ में अगर आप ये देखें मैडम, मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि जो डेटा हमारे पास आप कलेक्ट कर रहे हैं, 2021 के अंदर 16 करोड़ बच्चे इस कंट्री के अंदर थे जो 5 साल की कम उम्र के थे। उसमें से हम सिर्फ आधे बच्चों का ही डेटा कलेक्ट करके NFHS के अंदर शामिल कर पाए। क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान रखती है कि जो आभा ID है, आधार बेस्ड हेल्थ अकाउंट, उस ID के मार्फत से इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का डेटा रखा जाए ताकि हम कंट्री को मॉलन्यूट्रिशन फ्री कर सकें? महोदय, अभी जो सवाल आप उठाया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से ये जो है मतलब ये लगातार, ये ऐसा नहीं है, इसमें चेंज लगातार हो रहा है, सुधार लगातार हो रहे हैं और उसके माध्यम से सिर्फ खान पान ही नहीं है, उसमें बहुत व्यवहार परिवर्तन भी इसका एक बड़ा वजह है। तो हम जन जागरूकता के माध्यम से, जैसे हमने पहले कहा कि पोषण अभियान के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से भी हम लोगों के खान पान में सुधार के लिए, ऐसा नहीं कि गरीब घर के बच्चे ही कुपोषित हैं,
अन्य बच्चे भी उसमें से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यवहार परिवर्तन इसमें बहुत मायने रखता है और इसको लेकर हम लगातार कार्यक्रम हम चला रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो चिंता आपकी है विभाग उसको लेकर काम कर रही है। आने वाले समय में जो हमारा हस्तक्षेप है उस हस्तक्षेप के माध्यम से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभापटल पर रखने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री माननीय जगत प्रकाश